दरअसल आपको बता दें, आज हम उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में हैं। यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीनी मुद्दे क्या हैं और 2022 में क्या बीएसपी की तैयारी है और बसपा की कैसे सरकार बनेगी। युवाओं से समझेंगे और जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ रही है। तो पहले हम हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका परिचय जानते हैं और फिर हम आगे आपको बातचीत कराते हैं 2022 के चुनाव को लेकर तेज तर्रार युवा से। पहले भाई साहब आपका नाम क्या है? सबसे पहले निरंजन भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए और हमसे संवाद किया इस बारे में बातचीत करने के लिए। मेरा नाम आवेश कुमार है, मैं जिला बागपत से हूं और मैं जिला प्रभारी में वहां पर काम कर रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने के लिए हर तरह से प्रयासरत हूं। तो और मेरा यहां पर कंप्यूटर आईटी का काम है और हम ट्रेडिंग करते हैं। अब 2022 का चुनाव है, क्या देख रहे हैं, कैसे चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी कभी हवाई बात नहीं करती है और वो जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर बूथ लेवल पर काम है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो संगठन है, जो हमारा सीधा आप कह लीजिए गठबंधन है, वो सीधा जनता से है। बहन जी ने कई बार आपको ये बात बताई है, सबको ये बात बताई है कि हमारा जो गठबंधन वो सीधा जनता से है और जनता के साथ में और जनता के विश्वास से हम इस 2022 के चुनाव को जीतने के लिए जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ में हम 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे। तो जिस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी गठबंधन नहीं कर रही हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि बहन जी गठबंधन नहीं कर रही हैं? अभी आप देखिए, जैसे कि गठबंधन सीधा जनता के साथ में बहन जी ने बताया है। अभी हमारा बूथ लेवल पर, आपने पूछा कि हम कैसे जीतेंगे, बूथ लेवल पर हमारा काम चल रहा है। बूथ लेवल का मतलब ये है कि अभी बीएलओ बैठ रहे हैं, वो अभी एक महीने में 4 बार बैठेंगे, उनके साथ में बीएलए बैठे हुए हैं और सबके जो हमने हर एक गांव में जा कर के हमने जो वोट लिस्टिंग है वो हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट की है और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हमने कहा है कि हर एक आदमी का जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उनको, और जो लोग जिनकी शादी होकर के नवविवाहित जो लड़कियां हम गांव में आई है उनकी सबकी वोट बनवाने का काम करें और बड़े ज़ोर शोर से हम बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। और जो हमारे बीएलए है, जो पार्टी ने बीएलए जो नियुक्त किए हैं, वो पूरी तरीके से एकदम से मेहनत करके घर घर जा करके वो लोगों को बता रहे हैं कि हमें वोट बनाना कितना ज़रूरी है और हमारे लिए वोट कितनी ज़रूरी है। तो उस बेसिस पर हम काम करके जनता के साथ में गठबंधन करके हम ये 2022 का चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार से जो मीडिया है वो तो बसपा को कहीं दिखाई नहीं रही है, वो सपा को कह रही है कि सपा की सरकार बन रही है और सपा भी कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है। बसपा की तो कोई बात ही नहीं उत्तर प्रदेश में। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि मीडिया जो बोल रही है, आप मीडिया पर कोई भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिक चुकी है और बिकने के बाद वो आंकड़े दिखाती है। आप बहन जी ने कहा था जिस तरीके के वो आंकड़े दिखा रही है, इस तरह से तो उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग को 1000 सीट कर देनी चाहिए। उन्होंने इस तरह के आंकड़े बताए कि वो जो हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट है, लेकिन उन्होंने ऐसे आंकड़े बताए कि पार्टियों को अगर उन्हें काउंट करें, उनको जोड़ने पर जाओ तो वो 1000 की सीट के आसपास में जाकर के पहुंच जाती है। तो मीडिया पर भरोसा मत कीजिए। आपको मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी है। 2022 में या 2017 में चुनाव हुआ था, उसमें बहुजन समाज पार्टी को दूसरे नंबर पर वोट मिला, जबकि सपा का 30,000 वोट कम हुआ, 30 लाख वोट कम हुआ, सॉरी। और आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी का 2007 में जो वोट बैंक था वो 1,58,00,000 था। उसके बाद जब 2017 का चुनाव हुआ तो बहन कुमारी मायावती का जो वोट बैंक बना वो 1,92,00,000 बना और 2012 में हुआ था उसमें 1,67,00,000 था। कहने का मतलब ये है, जो 7 और 12 और 17 में जो वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का रहा वो हमेशा बढ़ता गया, लेकिन सपा का 2017 में और 2012 के मुकाबले में 30 लाख वोट कम हो गया। तो जब बहुजन समाज पार्टी को वोट बैंक अगर हम काउंट करें तो वो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन मीडिया क्या दिखाती है कि बहुजन समाज पार्टी तो नीचे जा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर है। और पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन मीडिया जो खबरें दिखाती है वो तो पैसे से खबरें दिखाती है और न्यूज़ चलाती है, पैसे से न्यूज़ चलाती है। इसलिए मीडिया की बातों पर भरोसा मत करो। हमारी जो मीडिया है, जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग पर काम करते हैं, वो हमारी सोशल मीडिया है, वो एक्चुअल खबरें दिखाती है, उस पर भरोसा हम किया जाएगा। और जो निर्वाचन आयोग आंकड़े दिखाता है उस पर हम भरोसा करें। तो मीडिया पर हम भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी, बहन जी ने भी ये बात कही है कि मीडिया, निर्वाचन आयोग से तो बहन जी ने मीडिया के जो
तथ्य दिखाती है, जो पहले वोटिंग वो परसेंटेज वोट दिखाता है, उसको रोकने की मांग की। जब तक कि प्रत्याशी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं उतरे, उसके बावजूद कैसे हम काउंट कर लेंगे? जब प्रत्याशी हमारे सामने नहीं है, चेहरे हमारे सामने नहीं है, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि फलानी पार्टी को इतना वोट परसेंट मिल जाएगा, दूसरी पार्टी को इतना वोट परसेंट? तो ये सब झूठी बातें, हवा हवाई की बात है। बिल्कुल हवा हवाई बात है। जो लोग हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहन जी के शासनकाल में पत्थरों पर पैसा लगाया गया। इस पर आप युवा हो तो आप क्या सोचते हो? देखो, जो लोग ये बोलते हैं कि पत्थरों पर पैसा लगाया गया, उनको अगर ये बात बोले कि बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ का पूरी जो स्थिति है, पूरा का पूरा जो भूमंडल है, वो पूरा चेंज कर दिया है। आप एक चीज़ें, महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा करने का एकमात्र जो रास्ता था, वो यही रास्ता था कि उनकी विचारधारा को हम उनके स्टैचू बना करके, उनकी मूर्तियाँ बना करके हम उनको जिंदा कर सकें। आपको एक और बात बता दूं, देखिए, जब कोई दूसरी पार्टी बड़ी एक मूर्ति बनाती है जिसमें 3600 करोड़ रुपया खर्च करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पार्कों का खर्चा आया, वो 600 करोड़ रुपया खर्चा था। वो 600 करोड़ से वो 6 गुना खर्चा एक मूर्ति पर था। लेकिन पटेल जी की सरदार पटेल जी का, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, उस पर 3600 करोड़ रुपए का खर्चा था। बहुजन समाज पार्टी के 6 गुना पैसा लगाने के बावजूद उस पर कोई नहीं सवाल उठाता, लेकिन इस पर सवाल उठते हैं, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश की पहचान होती है, जिससे कि विदेश से आकर के बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो आकर के एकदम उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान उन पार्कों से होती है। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई पर्सन वहां पर जाता है, पार्कों में जाता है, तो वो महापुरुषों के बारे में पढ़ता है, तब उनके बारे में जान पाता है। अदरवाइज अंबेडकर, साहूजी महाराज, बाबा साहेब, ज्योतिबा फूले, मतलब ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहूजी महाराज, इनके बारे में और कोई नहीं जानता। जब तक पार्क नहीं बने थे, इनकी विचारधारा कोई लोग नहीं जानते थे। पूरे अगर लखनऊ की आप रूपरेखा देखें, लखनऊ का अगर पृष्ठभूमि देखें, तो पूरी तरीके से बदल गई है। बहन जी की देन है। और आप नोएडा जाकर के देखिएगा, नोएडा में जो पार्क बनाए हैं, नोएडा में जो रूट मैप बनाया, जो नोएडा का जो उन्होंने परिदृश्य बनाया है, वो एकदम पूरी तरीके से चेंज होगा। पहले यहाँ पर धूल उड़ती थी, आप ये जानते होंगे। यहाँ पर जाकर के आप लोगों से पूछेंगे तो नोएडा को अगर लोग बहन जी का एहसान मानते हैं कि नोएडा की जो पहचान हुई है वो बहन जी की देन है। और ऐसा नहीं है कि बहन जी ने सिर्फ दलित महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाई है, दलित महापुरुषों की विचारधारा को ऊपर उठाने का काम किया है। आप देखिएगा, एक कौन सा शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, एक शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी बनाई, वो ब्राह्मण समाज से थे। और जो हमारे ज्योतिबा फूले हैं वो ओबीसी समाज से हैं, साहूजी महाराज है वो ओबीसी समाज से हैं, बाबा साहेब है वो भीमराव अंबेडकर वो दलित समाज से हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहन जी ने सिर्फ उन लोगों को जो दलित फैमिली से, जो दलित कम्युनिटी से उभर कर आते नेता है, उनकी जाकर के विचारधारा को ओपन किया है। बहन जी हर एक बिरादरी, हर एक समुदाय के महापुरुषों की विचारधाराओं को खोलने का मतलब प्रयास किया है। जिस प्रकार से जो अभी बहुजन समाज में नई नई पार्टियां बनकर उभर रही हैं, जैसे चंद्रशेखर भाई ने नई पार्टी बना ली, बीएमपी पावन मेश्राम की है, और सावित्रीबाई फूले की नई पार्टी है, तमाम ऐसी पार्टी रजिस्टर्ड हैं बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब के नाम से, जो बहुजन की बात करते हैं, कहते हैं कि हम मान्यवर साहब काशीराम के सपने को बढ़ा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हो? क्या वो वास्तव में काशीराम साहब और बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, आपने बात सही कही है कि उत्तर प्रदेश में अब नई नई पार्टियां उभर कर आ रही हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के सामने अपना कैंडिडेट ला करके चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, वो बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, मान्यवर काशीराम साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन जब आप देखिएगा, अगर आप खुद मतलब सोचेंगे कि क्या बाबा साहेब की विचारधारा पर वो चलते हैं, क्या मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा पर वो चलते हैं, तो आप ये पाइएगा कि वो मान्यवर काशीराम का नाम लेकर के, बाबा साहेब का नाम लेकर के सिर्फ समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज के अंदर वोट बैंक बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब उनकी विचारधारा पर आप जाएंगे, विचारधारा आप उनकी देखेंगे, तो वो सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करते हैं, सांप्रदायिक दंगों की भड़काने की बात करते हैं, एक कम्युनिटी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, लेकिन बाबा साहेब ने कभी इस तरह की नारा नहीं दिया। बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता की जो बात कही, उसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार है, सभी कम्युनिटी को, सभी समुदाय को समान अधिकार है। और जो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी लेकर के चलती है, बहन जी सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय का जो नारा देती है, इसका मतलब यही है कि हम इस देश में जो भी सरकार बनाएंगे वो सर्वजन की हो, और सर्वजन उसमें सुख हो, सर्वजनों का उसमें हित होना चाहिए।
लेकिन उन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। आप एक चीज़ को समझिए, जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर आती है, तो जब दूसरी विरोधी पार्टी है उनको दिख रहा है कि अब हमको सिर्फ टक्कर देने वाली बहुजन समाज पार्टी है, और हमारे सामने अब उनको डर नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से, कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि आने वाले 2024 में बहन कुमारी मायावती पीएम की दावेदार होंगी। तो उनको अभी से ही वोट काटने के लिए हमारे ही समाज से कुछ पर्सनों को लॉन्च करके बहन जी के सामने इसलिए खड़ा किया जा रहा है जिससे कि वो वोट बैंक काट करके और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर सिद्ध कर सके। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से आ जाए, लेकिन इससे बहुजन समाज पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुजन समाज पार्टी के आपने अभी देखा होगा कुछ थोड़े दिन पहले जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके बहुत गद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मीडिया प्रभारी रहे हैं, वो हमारे आकर के बहुजन समाज पार्टी में दामन उन्होंने संभाला, क्योंकि उनको पता है, उनको ये बात पता चल चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा हमारा दूसरे कोई पार्टी नहीं है जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ती हो। बहन कुमारी मायावती ऐसा कोई मुद्दा नहीं है आज तक जिस पर बहन जी ने नहीं बोला हो, जिन पर बहन जी ने फाइनेंशियली डिमांड ना रखी हो, जिनके साथ हमारे साथ चाहे वो सब्बीरपुर का मामला हो, वहाँ 50-50 हज़ार रुपये की डिमांड रखी, चाहे वो ऊना कांड रहा हो, चाहे वो आप रोहित वेमुला का कांड रहा हो, लेकिन हर एक जो भी हमारे बहुजन लोगों के साथ में अगर भेदभाव होता है या उनके साथ जातीय होती है या उनके साथ में किसी भी तरह की घटनाएं होती है या पड़ताल होती है, बहन कुमारी मायावती हमेशा उन पर बोलती है और उनकी आवाज़ उठाती है। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि नहीं, बहन कुमारी माया तो मिशन से भटक गई है, बहन कुमारी मायावती तो दूसरे लोगों की पार्टी बेच चुकी है। इस तरह की बातें चलती है और वो सिर्फ इसलिए कही जाती है क्योंकि आप एक बात कुछ समझिए, जब कोई दूसरी पार्टी अगर एक पर्सन को हमारे सामने खड़ा करेगी तो उसके सामने क्या बोलेगी कि जब बहन जी को ये बोला जाएगा कि ये तो मिशन से भटक गई है, तो क्या होगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं उनके माइंड में एक बात सेटअप करेगी कि जब हमारी बड़ी नेता जिन्होंने पूरे आजीवन संघर्ष किया हमारे समाज को बनाने में, हमें सत्ता दिलवाने में, हमें हुक्मरान बनाने में, और हमें आप समझिए जब आप किसी पुलिस स्टेशन में जा कर के हमारे समाज के उस बहुजन समाज के लोगों के पास हिम्मत नहीं होती थी कि पुलिस वालों के सामने बोलने की, राज करने की, सत्ता को हासिल करने की कभी वो सोचते नहीं थे। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने हमारे अंदर वो एक जिज्ञासा पैदा की, एक ऐसा एहसास कराया कि हम हुक्मरान बन सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री रही। लेकिन उन लोगों को जब हमारे समाज के लोगों के अंदर ये मैसेज फैलाया जाएगा कि बहन कुमारी मायावती तो मिशन से भटक गई है, तब जाकर के हमारे समाज में वोट कटेंगी, तभी जाकर के वो उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो लोग वो लॉन्च कर रहे हैं, तभी तो जाकर के वोट। तो ये एक तरीके से उनका जो एक एजेंडा है, उनका एक चाल है जो बहुजन समाज पार्टी की वोट को काटने का, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को काटने का। लेकिन अब इस बात को समझ चुके हैं हम सब युवा जो अब चुनाव आने वाले हैं, तो उनको आप बागपत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या अपील करना चाहोगे? मैं बागपत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने खुद तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दे ही, बाकी अपने साथी है उनको भी ये बात समझाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे उत्तर प्रदेश का उद्धार कर सकती है और एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकती है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सकती है, रोजगार के साधन दे सकती है, शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है, और हर तरह से शांति जो स्थापित होगी हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ बहन जी के शासनकाल में हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं बहन जी को ही वोट क्यों दें, कोई 2-3 काम हो वो बता दें जनता से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक मिशन है, एक विचारधारा है, और ये विचारधारा और ये मिशन उन समाज के उस तबके का मिशन है जिसको समाज के सबसे निचले वाले पायदान पर काउंट किया जाता है। और आप एक बात को समझिए, जब बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठों से पैसा लेकर के पार्टी नहीं चलती, वो छोटे छोटे चंदे से पार्टी चलती है, और उनका सीधा जो लक्ष्य होता है वो सीधा का सीधा जो बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है वो गरीब वंचित शोषित और मजदूरों के हक अधिकार के लिए कानून बनाने के लिए होता है। क्योंकि अगर वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो आती नहीं है कि उनसे पैसा लेकर के कानून उनके लिए बनाए, वो सिर्फ उन मजदूरों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, उनके लिए कानून बनाती है। इसीलिए
और उत्तर प्रदेश में जो आज स्थिति बन रही है, जितने गुंडा राज स्थापित हो रहा है, उन सबको ख़त्म करने के लिए बहन कुमारी मायावती को ही उत्तर प्रदेश में लाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप सब बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएं।